आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की खास पेशकश में बात इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ की। जी हाँ, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम ब्रदरहुड और ग्लोबल पीस में यकीन रखते हैं। शुरू से ही हमारा नारा विश्व बंधुत्व का रहा है। हमारी पॉलिसी हमेशा दुनिया भर में और खासतौर पर पास पड़ोस में दोस्ताना माहौल पैदा करने की भी रही है। इसीलिए कि इंसानियत की तरक्की पीस और हार्मनी के माहौल में ही मुमकिन होती है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अमन चैन की अपनी हिफाजत होना भी ज़रूरी है। जब हम अमन चैन की बात करते हैं तो ये केवल जो हमारे सरहदी इलाके हैं वहाँ की बात नहीं है। हमारे विद इन कंट्री क्या हो रहा है वो भी बेहद ज़रूरी है और ये हमारा अपना जिम्मा होता है। इसी लिहाज से देखा जाए तो आज के बदलते दुनिया के मंजरनामे पर भारत हर लिहाज से अपना प्रेजेंस रजिस्टर करवाने में कामयाब रहा है। हमें दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। कोविड पेंडेमिक के दौर में हम दूसरे ज़रूरतमंद मुल्क जो हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से नज़रों से देख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हम मिलिट्री ताकत के तौर पर अपनी हिफाजत के लिए कितने तैयार हैं। और इसी पर हमारा एक ख़ास शो है और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन राजेश कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी इस खास पेशकश की और पहला सवाल मैं सर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम बात करते हैं जब मिलिट्री की तो बात होती है स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ केवल नंबर्स की नहीं होती है, स्ट्रेंथ में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आपके लिहाज से अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, आर्म फोर्सेस की बात करूँ, तो वो हमारी कितनी बड़ी ताकत है और आप उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? क्योंकि आज के बदलते मंजरनामे में बहुत सारे हम ना सिर्फ ब्रदरहुड की बात करें या ग्लोबल सिनेरियो में देखें, वो वक्ती ज़रूरत है कि हम अपने आप को कितना स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उसमें डिफेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, मैं इसको इस प्रकार से आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ। पहले तो देखते हैं हमारी डॉक्ट्रिन क्या है। डॉक्ट्रिन जब हम डिफेंस के अंदर देखते हैं तो उसके दो हिस्से होते हैं। एक है आपकी जो फोर्सेस है उसकी जो बनावट है, संरचना जो है किस बेसिस पे की गई है। इसके दो मेन बेसिस हैं। पहला है थ्रेट बेस्ड हमारे कंपोजिशन और दूसरा होता है कैपेबिलिटी बेस्ड। थ्रेट का मतलब होता है हमारे जो पड़ोसी दुश्मन हैं उनके पास कितनी फ़ौज की तादाद है, उनकी कितनी शक्ति है और वो किस किस इलाकों में आ सकते हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जब अपनी फ़ौज को डिप्लॉय करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारी कितनी डिविजन्स होनी चाहिए, कितनी बटालियंस होनी चाहिए, कितने टैंक होने चाहिए, कितना तोपखाना होना चाहिए, कितनी हवाई ताकत होनी चाहिए और कितनी जल शक्ति हमारी होनी चाहिए, वो उसके हिसाब से होती ताकि हम रक्षा कर पाएँ। तो थ्रेट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बेसिकली ये डिफेंसिव कॉन्सेप्ट है। और जब हम करते हैं कैपेबिलिटी बेस्ड, कैपेबिलिटी का मतलब होता है डिफेंस तो आपका है ही है, साथ के साथ हमारे अंदर प्यूनिटिव कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि ऑफेंसिव ऑपरेशन करने की हमारी ताकत होनी चाहिए। Exactly. और क्योंकि ऑफेंसिव ऑपरेशन करने की जो ताकत है उसी से कि देश की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। जिस देश की शक्ति ऑफेंसिव करने की ज़्यादा है उसकी शक्ति ज़्यादा मानी जाती है। ये एक आपका डेटरेंस जो होता है, मिलिट्री डेटरेंस, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसका दूसरा सवाल आता है, आपने जो जैसा सवाल किया कि मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और किस प्रकार से आप कहते हैं कि कंट्री ए कंट्री बी से ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी न्यूमरल स्ट्रेंथ। आपकी फ़ौज की तादाद कितनी है, कितने आपके जवान हैं, कितने आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने आपके टैंक्स हैं, कितने आपके आईसीवीज हैं, कितना आपका तोपखाना है और बाकी सारा वेपन और इक्विपमेंट है। और पूरे वेपन एंड इक्विपमेंट में दो चीज़ें हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। और यहाँ पर क्वालिटी जो है वो ज़्यादा मायने रखती है। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो बीच में आ जाती है टेक्नोलॉजी। और ये मानी हुई बात है और हमारी हिस्ट्री है, अगर हम देखें तो हिस्ट्री के हिसाब से भी जिस भी फौज की टेक्नोलॉजी जो है जो अच्छी है वो बैटल विनिंग फैक्टर रहा है। आपका मैं ध्यान करना चाहता हूँ
देखिए, जब मुगल हमारे देश में आए 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उस वक़्त बाबर के पास टेक्नोलॉजी क्या थी, वो पहली बार वो तोप खाना लेके आए थे। जब इब्राहिम लोदी की फ़ौज सामने आई तो पहले उन्होंने आटे के गोले दागे, जिसकी वजह से पूरी उनकी लोदी की फ़ौज थी उसमें तहस नहस हो गया। इसी प्रकार से जब यूरोपियंस और अंग्रेज हमारे देश में आए, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो फायर आर्म्स की थी, जबकि हमारे अपने देश के अंदर जो फ़ौजें थीं वो वही पुराने तीर कमान तलवार भालों उनसे लड़ाई किया करते थे। तो ये टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और अभी भी आप देखें, जैसे अफ़गानिस्तान है, ईरान इराक के अंदर है, और पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पर लड़ाई हो रही है, जिस देश के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में हम बोलते हैं अमेरिका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कंट्री है। उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से है। और इसके अलावा अगली चीज़ जो आती है वो आती है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एक कहावत है कि आर्मी मूव्स ऑन स्टमक। जब तक कि आपकी लॉजिस्टिक्स सही नहीं होगी, आप आक्रमण नहीं कर सकते हैं या डिफेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे जो अग्रिम इलाके हैं उनके अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारी आर्म्स, एम्यूनिशन, टैंक्स, गन्स वो उसमें मूव कर सकें, ट्रुप्स वहाँ पे डिप्लॉय हो सकें, और जब लड़ाई एक बार हमारा कांटेक्ट हो जाता है, उस कांटेक्ट के बाद अपने रीएनफोर्समेंट वहाँ भेज सकें, और उनकी जो भी एम्यूनिशन खर्चा हो गई है उसकी आपूर्ति हम कर सकें, उनका एडम बंदोबस्त का हम इंतज़ाम कर सकें। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, हम इन पर और भी आपसे बातें करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने इसको डिफ़ाइन किया है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे व्यूवर्स के लिए, कि हम कितने मजबूत आज के दिन है। और अलग अलग अगर हम इलाकों की बात करें तो सर उसके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कहा तो ये जाता है कि हम तो आजकल ग्लोबल विलेज हैं, पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज है, उसमें हम तकनीक का, टेक्नोलॉजी का एक दूसरे को देना, उनसे लेना, और हथियारों का भी जिस तरीके से लेन देन हो रहा है वो सब है। लेकिन बावजूद उसके आपसे मैं जो जानना चाहती हूँ वो यही है कि जब आप अपने को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो फिर ये ग्लोबल विलेज की बात, एक दूसरे को टेक्निक के तौर पर, हथियारों के तौर पर मजबूत करने की बात कितनी प्रैक्टिकली संभव है? क्योंकि ये हो तो रहा है, लेकिन अपने आप को हर मुल्क दूसरे से मजबूत भी दिखाना चाहता है। तो वैसे में ये पूरा का पूरा सिनेरियो कैसे आगे मूव कर रहा है और इंडिया उसमें कहाँ पर है? जी, जब आप कहते हैं ग्लोबल विलेज, उसके बहुत आयाम हैं। ग्लोबल विलेज में मेरी साख कब होगी? जब मैं स्ट्रांग होऊंगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में स्ट्रेंथ उसी के पास है जिसके पास स्ट्रांग मिलिट्री है। तो फिर यहाँ से दोनों चीज़ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं कि ग्लोबल विलेज की आकांक्षाएं सभी की हैं कि आपसे मैं ट्रेड करूँगा, मेरा मतलब दूसरे मुल्क से, तो हमें भी कुछ देना है, आपसे भी कुछ लेना है। अब उसमें अगर हम अपनी चीज़ों को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं पेश करेंगे तो अगला शायद नकार दे। बिकॉज आज एक तरफ तो ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हर बड़ी शक्ति अपने आप में अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने पे भी लगी हुई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया शरेआम कि अमेरिका फर्स्ट, तो उसका सिंपल सा उदाहरण है कि भाई हम पहले अपने देश के लिए करेंगे और उसके बाद फिर हम ग्लोबल विलेज की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है तो फिर हम उसमें कामयाब ज़्यादा होंगे, और हम उसके बेसिस पे बोला जाता है कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। और उसका दूसरा पहलू भी उतना ही ज़रूरी है कि जब आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तब मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो परस्पर एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। और जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो हम अपने आप को हर तरीके से, सिर्फ युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखना एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि हम अपनी भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखते हुए अपने देश में अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मसलन जब भी आपदा आती है हमारे देश में, और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही रेगुलरली आती रहती है, तो आपने देखा होगा हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब के सब उस आपदा में मतलब आपको एक दिन कंट्रीब्यूशन रहता है जी, और वो इतना सार्थक होता है कि जो हमारी पब्लिक है, जनमानस है, उनको लगता है अगर आर्मी आ गई है, एयरफोर्स आ गई है, तो हम अब सेफ हैं।
बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक घोतक है कि भाई स्ट्रेंथ है और वो कामयाब भी है। जब वॉर होगा तब हम अपने जौहर अलग से दिखाएंगे, वो तो अलग चीज़ है, वो पब्लिक डोमेन में कम जाता है। अब 2 एग्जाम्पल दे दूंगा। नेपाल में अर्थक्वेक आया, सुपर अर्थक्वेक करके इतनी तहस नहस हुई, और उसी दिन शाम को मोदी जी के देख रेख में हमारी ऑपरेशनल फोर्सेस वहाँ पे सपोर्ट में पहुँच गई। सिमिलरली मालदीव्स में वाटर क्राइसिस हो गया, और एट मिनिस्ट्रियल लेवल इट वाज प्रॉमिस कि भाई हम आपके सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ से सपोर्ट उसी दिन शाम को एक IL-76 भर के वाटर पहुँचाया गया। जी, तो इसमें ये तो हम सब जानते हैं और इस फैक्टर को कोई मना ही नहीं कर पाएगा कि जब आर्मी को हम उस तरह से देखते हैं और किसी भी तरह की स्थिति में, तो वो न सिर्फ मदद के लिए, बॉर्डर्स तो एक बड़ा इशू है, और वहाँ पर किस तरह की स्थिति है वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारी जिसका जिक्र आपने किया शुरू में ही कि डॉक्ट्राइन क्या है, हमारा जो भौगोलिक स्तर है वो कैसा है, हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो कैसे हैं, हमारे रिलेशन उनके साथ कैसे हैं, उन सब को देखते हुए मैं वर्ल्ड फोरम या फिर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सिनेरियो में आपसे बात करूं, उससे पहले मैं अपने इस सब रीजन की बात करना चाहती हूं, क्योंकि हमारा जो नेबरहुड है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए रहता है। तो वैसे में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और जो हमने ग्रेजुअली अपने आप को न सिर्फ स्ट्रेंथन किया है सिर्फ इस लिहाज से कि हमारे पास एमिनेशन ज़्यादा है, हमारे पास ज़्यादा हायर टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, बल्कि उस लिहाज से भी कि हम एक मैसेज करने में भी अब सफल हुए हैं, उस लिहाज से कि वी आर नॉट अ सॉफ्ट कंट्री राइट नाउ। हम अगर आप कुछ हमें प्रोवोक करेंगे तो उसका जवाब वैसे ही देंगे। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इसको 2 हिस्सों के अंदर आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये है, जो हमारे रीजन में इस वक्त हो रही है, हमारे पड़ोसी जो देश हैं उसके अंदर आज की तारीख में हमारी जो थ्रेट है ये हाइब्रिड वॉर की है। और हाइब्रिड वॉर के अंदर इसके कई हिस्से हैं। सबसे पहला है, तीनों देश जो हैं, दोनों हमारे नेबर और हिंदुस्तान, हम तीनों न्यूक्लियर पावर हैं, सो एक न्यूक्लियर डेटरेंस है इसके अंदर। दूसरा आता है कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, कि आपकी नॉर्मल जो आम आदमी समझता है कि फौज, आपकी फौज कितनी है, जिसका जिक्र मैंने आपसे पहले भी किया था। दूसरा कन्वेंशनल कैपेबिलिटी आप तीनों की कैसी है। तो उसके अंदर अगर मैं अगर कंपेयर करूं तो उसके अंदर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हम हावी हैं, हमारे पास काफ़ी प्यूनिटिव कैपेबिलिटी है उनके अगेंस्ट। चाइना के अगेंस्ट जो हमारा तिब्बत की जो सीमा है उसके अंदर जितना चाइना का है उतना ही हमारी पैरिटी है, यानी कि हम काफ़ी अच्छा उनका मुंह तोड़ जवाब देने के आज की तारीख में सक्षम है। तीसरी चीज़ हाइब्रिड वॉरफेयर में आ जाती है सब कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, यानी कि मीन्स दबे छुपे बात करनी, जैसे आतंकवाद है जिस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, वो सब कन्वेंशनल कैपेबिलिटी है। और ये सब कन्वेंशनल कैपेबिलिटी जो है ये लिंक्ड है न्यूक्लियर और कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से, तीनों आपस में जुड़ी हुई है। चाइना का भी इसके अंदर योगदान रहा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले नागर इंसर्जेंसी वगैरह को काफ़ी सपोर्ट करते रहे हैं। और अगली चीज़ जो हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर है, जो नई चीज़ें हैं, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। साइबर वॉरफेयर, उसके बाद स्पेस वॉरफेयर, करेक्ट, उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इकोनॉमिक्स, उसको भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनको मैं एक एक करके बताता हूँ। अभी आपने अखबारों में सुना होगा कि तकरीबन हिंदुस्तान की 10,000 साइट्स जो हैं वो हमारे पड़ोसी देश ने उसको उनको हैक करने की कोशिश की है। वो साइबर वॉर है। और साइबर वॉर के आज की तारीख में हर एक चीज़ कंप्यूटर्स और IT ड्रिवन है। और अगर कोई भी कंप्यूटर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी ऑपरेशन हो, रेलवे ले लीजिए, एयरक्राफ्ट ले लीजिए, या कोई भी डे टू डे रोज़मर्रा की जो चीज़ है, हर चीज़ IT से जुड़ी हुई है। अगर उसको किसी ने हैक कर दिया या उसको मैनिपुलेट कर दिया तो यहाँ पे बड़ी तबाही हो जाएगी। करेक्ट। तो इस प्रकार देन स्पेस वॉर, ये एक नया तरीका है, क्योंकि हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क है और वो सारे सैटेलाइट्स के ऊपर अभी आज की तारीख में डिपेंडेंट है। करेक्ट। सो चाइना के पास ये कैपेबिलिटी है कि हमारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी है
एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी हमारे पास है, हम उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं फिजिकली, पैसिव तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये एक नया एक तरीका है दूसरे देश के ऊपर हावी होने का। और अगली बात जो है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमारे दोनों पड़ोसी बहुत ही सक्षम हैं। वो अपने नैरेटिव्स इस प्रकार से चलाते हैं और पूरे दुनिया के अंदर भी, और हमारे जिन जिन तबकों को वो चीज़ चाहिए तो अपनी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए हमारे और नागरिकों के दिमाग के अंदर एक चीज़ भरना चाहते हैं, उनका जो नैरेटिव है उसके लिए। और उससे जुड़ी चीज़ है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और हमारा एक पड़ोसी जो है चाइना, वो तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा माहिर है। और आज की तारीख में आप ये देखें हमारी उत्तरी सीमा के ऊपर जो चल रहा है वो एक माइंड गेम चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। पहला चीज़ तो ये है वो वहाँ पे आके बैठे हुए हैं इस विचार से कि हो सकता है वो धीरे धीरे दिल टायर आउट इंडिया, धीरे धीरे इंडिया की जो राजनीतिज्ञ हैं वो हार मान लेंगे और उनकी बात मानना शुरू कर देंगे। साथ के साथ उनका जो मीडिया है वो इस प्रकार की खबर छाप रहा है कि देखिए 1962 में हमने आपको किस तरह से पनिश किया था, और अगर आपने कोई गलत हरकत हमारी फौज के अगेंस्ट करी तो हम उससे 5 गुना ज़्यादा आपके ऊपर तबाही करेंगे। ये ग्लोबल टाइम्स है उनका अखबार, उनका सरकारी बट नाउअडेज सिचुएशन एंड सीन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। ये भी तो कहा जाता है कि दिस इज नॉट 1962, दिस इज 2020 एंड इंडिया इज समवन जिसको आप उस तरीके से लाइटली ले ही नहीं सकते हैं, नीदर पॉलिटिकली नोर इकोनॉमिकली, क्योंकि हम जिस तरीके से राइज कर रहे हैं हर चीज़ में हम अपना एक तरह से दबदबा कायम किया जा रहा है और वो एक हम राइज की तरफ जा रहे हैं। उस पर भी मैं सर आऊँगी, लद्दाख स्पेसिफिक पे मैं आपसे सवाल पूछूंगी। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि वर्ल्ड सिनेरियो की जब हम बात करते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी 75th जो उसका कन्वेंशन था उसमें जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपना एड्रेस किया और जितना स्ट्रांगली एड्रेस किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं बावजूद उसके हम यहाँ पर परमानेंट मेंबर नहीं हैं, हम और कितना हमको वेट करना होगा, इस तरीके से प्रिसाइसली उन्होंने रखा। और क्योंकि जिस तरह से सर ने जिक्र किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बैटल फील्ड नहीं है, इतने सारे बैटल फील्ड्स आपके ओपन हैं और आपको हर जगह पर हर तरीके से आपका जवाब देना है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अगर मिलिट्री के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहूँ, डिफेंस के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहूँ, तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, वो किस तरीके से असर डालते हैं इस तरह की चीज़ों पर? हर पॉलिटिकल सिस्टम में मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा आपने बोला कि हमारे प्रधानमंत्री ने UN 75 के फोरम में अपने आप को एग्जर्ट किया, तो पिछले कितने दशकों से हिंदुस्तान की आवाज़ ही नहीं थी। वजह क्या है उस पर नहीं जाएंगे, बट आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक मुकाम हासिल कर चुका है। वर्ल्ड ओवर सभी देश देखते हैं, चाहे वो मीडियम इकोनॉमी हो, लोएस्ट इकोनॉमी हो या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नेशंस हो, सब के सब आज मोदी जी को एंगेज करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि मोदी करके कोई फिनोमिना आया है, इसलिए कि कंट्री एज सच इकोनॉमिकली धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, एक क्लैरिटी है रोल में। तो एज अ रिजल्ट अब जब हमारी बात ये हो रही है कि यूनाइटेड नेशन में हमें जगह मिलनी चाहिए, वो सुनी जाएगी। उसका दूसरा पहलू अगेन मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब मिलिट्री स्ट्रेंथ की बेसिस पे ही हमारी स्ट्रेंथ का धीरे धीरे असर पड़ता है। अब जैसे चाइना, जनरल रामेश्वर सर ने जैसे बताया कि चाइना सोच के कुछ आया था, अब कहानी पलटती नज़र आ रही है। तो आज के दिन में जितनी स्ट्रेंथ चाइनीज़ ने इकट्ठा करी, हमने भी मिरर इमेज कर दिया, उतने ही ट्रूप्स ग्राउंड पे पकड़ा दिए। उनका एक अपना सोच था कि टेक्नोलॉजिकली हम बहुत स्ट्रांग हैं, ये चाइनीज़ की सोच थी। एज अ रिजल्ट हिंदुस्तान ना तो न्यूमेरिकली स्ट्रांग है ना टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, तो हम अब इस पे हावी हो जाएंगे। और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा सर ने बताया है, इम्पैक्ट वही था कि इस तरह से हम सबड्यू करेंगे इंडिया को, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ हिंदुस्तान ही है जो उनके लिए थोड़ा सा खतरा है। नॉट रियलाइजिंग, पहला क्वेश्चन आपका ग्लोबल विलेज, जिसमें चाइना को हिंदुस्तान की ज़रूरत ट्रेड वाइज ज़्यादा है, सबसे बड़ी मार्केट हम हैं, बट इसको भी ताक पे रख के उन्होंने ऐसी हरकत की है। अब मामला ये हो गया कि जब हमारी मिरर इमेज फोर्सेस वहाँ पहुँच गई, इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़ा एक सैलिएंट रोल इसमें प्ले किया। जितनी ट्रूप्स मूवमेंट थी
अब हमारे पास हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, IL-76 हो या C-17 ग्लोब मास्टर हो, हर तरह के आर्म्स एम्यूनिशंस, अब आपने सुना होगा टैंक भी पहुंच गए, BMPs भी पहुंच गई, सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठी हो गई। अब चाइनीज़ को लगा कि यार ये जो हमारी प्लानिंग थी उससे कहीं आगे हो गया है। राइट, आपने सुना होगा ब्लैक टॉप, जो और पहाड़ियाँ हैं विंटेज वाली साउथ ऑफ पेंगोंग सो, उन सब में अब भारतीय सेना बैठी हुई है। तो कहने का मतलब ये कि हमारी स्ट्रेंथ अब धीरे धीरे उनको रियलाइज होने लगी कि नो, इंडिया इज नॉट व्हाट इट वाज इन 1962। कहने को उनका साइकोलॉजिकल ऑप्स वॉरफेयर का सिस्टम जो है वो भले कहते रहे कि तुम्हें याद होना चाहिए 1962, हमें याद नहीं करने की जरूरत है। उसके पहले 87 में हिंदुस्तान ने चाइनीज फोर्सेस को दिखा दिया है कि अब उस वक्त की सिचुएशन अलग थी। हम 87 की बात कर रहे हैं, सामदुरुंग और वो अलग अपने सिक्किम साइड में बहुत अच्छी तरीके से पीटा गया। अब आज के स्थिति में इट इज अ काइंड ऑफ इम्पासे, चाइनीज डोंट नो कि अभी हम उससे कैसे विड्रॉ करें। राइट, एग्जैक्टली सिचुएशन यही है। और इसीलिए मैं आपसे सर स्पेसिफिक लद्दाख सिचुएशन को लेकर ही जानना चाहूँगी कि हम कहाँ पर हैं वहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से अब क्योंकि जो लड़ाई है वो हम जानते हैं कि शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई कंट्री नहीं चाहती है, उसके अपने रीजंस हैं जिसको आप और बेहतर ढंग से डिस्क्राइब कर पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर क्योंकि ये एक मैसेज न सिर्फ पैन इंडिया पहुंचना बहुत ज़रूरी है बल्कि इंटरनेशनली भी एक इम्पैक्टफुल मैसेज उस तरीके से जाना ज़रूरी है कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या वहाँ पर, और कम से कम चाइना ये गलती, ये भूल तो ना करे बिल्कुल कि वो 1962 के भुलावे में ही रहे। आज हम कहीं ज़्यादा अपर हैंड वहाँ पर अपना बता सकते हैं क्या? देखिए, इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड 1962 से शुरू होता है। चाइना की जितनी भी डिसीजन मेकर्स हैं वो यही समझते हैं कि इंडिया एक सॉफ्ट पावर है और इनको थोड़ा सा मिलिट्री की फ़ौज वहाँ पे लाकर थोड़ा सा उनको आँख दिखा देंगे तो इनके जो पॉलिटिकल क्लास है वो बकल हो जाएगी और हम अपना मुद्दा हासिल कर लेंगे। उनका अभी जो मुद्दा है कि उसका अंदाज़ इस प्रकार से है, ये चाहते हैं कि LAC जो है एक तो अपने हिसाब से वो कर लें। आज जैसे आज के अखबार में भी निकला हुआ है कि वो बोलते हैं 1959 क्लेम लाइन, जिसको हमने हमेशा नकारा कर दिया है। 27 अक्टूबर 1947 में जब JNK स्टेट हिंदुस्तान के साथ मिली थी, उस वक़्त का जो नक्शा है उसको चाइना नहीं मानता है। वो बताते हैं 1959 की लाइन को हमको दे दी जाए और वो उनकी मंशा ये थी, और मंशा ये कि LAC को आप अभी बाउंड्री बना दिया जाए ताकि अक्साई चीन उनके पास परमानेंट हो जाए, जो कि हमारा विचार इस प्रकार का नहीं है और इस चीज़ को हमारे विदेश मंत्रालय ने बिल्कुल रिफ्यूट कर दिया है। अगली बात आते हैं अभी की सिचुएशन की, तो लाम लश्कर लेके वो पहुँच तो गए इस विचार में कि हिंदुस्तान जो है वो डर जाएगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। 15 और 16 जून की रात में जो वाक़या गलवान घाटी के अंदर हुआ है, उसके बाद और अभी 29 और 30 अगस्त को जिस प्रकार से हमने सदर्न बैंक ऑफ पेंगोंग सो जो है उसकी हाइट्स को हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, जहाँ से उनके पूरे डिफेंसेस के ऊपर हम डोमिनेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिंगर 4 जहाँ पर वो आके अपनी देयर लाइन ऑफ परसेप्शन ऑफ LAC वो बैठे थे, हम उनके भी ऊपर हमने अपना रीडेप्लॉयमेंट कर लिया है। तो इस वक्त हम उनको अच्छी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। अब चाइना जो है अब वो फिक्स के अंदर है, वो आए थे तो कुछ और करना लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। नाउ देयर इज ए फिक्स, उनको फेस सेविंग चाहिए और साथ ही साथ क्या है, जो विंडो है वो विंडो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, क्योंकि इस इलाके के अंदर मिड नवंबर के बाद ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जितनी फ़ौज चाइना की इस वक्त लद्दाख की अपोजिट है, वो फ़ौज उतनी सफिशेंट नहीं है कि एक बहुत बड़ा फुल फ्लेज अटैक किया जाए, क्योंकि इस इलाकों के अंदर हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो ट्रुप्स टू टास्क का रेशियो होता है वो 1 से 6 गुना, 1 से 9 गुना होता है। यानी कि अगर वहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है तो उसको हटाने के लिए 6 से 9 व्यक्ति चाहिए। इतनी स्ट्रेंथ उनकी नहीं है। उनकी एक मैकेनाइज्ड डिवीजन है, एक मोटराइज्ड डिवीजन है, बाकी बॉर्डर गार्डिंग उनकी जो फोर्सेस हैं। और
हमारी भी जितनी हमारी फ़ौज है उनसे मैचिंग कैपेबिलिटी है, और हमारी टेक्नोलॉजी वाइज हमारे हथियार एम्यूनिशन वगैरह जो है काफ़ी बेहतर है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसके अंदर, हमारी फ़ौज को हाईल्टीट्यूड एरिया के अंदर और माउंटेन्स के अंदर लड़ने का बड़ा एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, यस। और हिंदुस्तान की फ़ौज का तो बैटल इनोकुलेशन डेली बेसिस पे है। देखिए JNK में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखिए हमारे जवान वहाँ पे इंसर्जेंसी के अंदर है, LC पर डेली फायर हो रही है, तो हमारे जवानों को तो उसका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका मोरल बहुत हाई है। बनस्पत की चाइनीज़ जो जवान हैं वो आधे तो कॉन्स्क्रिप्टेड होते हैं, वो 2 साल के लिए आते हैं, वो अपना टाइम काट रहे हैं। पहली बार पिछली लड़ाई जो चाइना ने की थी वो 1979 में वियतनाम जो कि छोटा सा देश है उसके अगेंस्ट की थी, और वहाँ पर भी उन्होंने मुंह की खाई थी। बिल्कुल। और इस तरह के थ्रेट्स ऐसा नहीं है कि चाइना हमारी तरफ थ्रो करता है, चाइना को खुद इस तरह के बहुत थ्रेट्स हैं। वो वियतनाम का जिक्र सर ने किया, अलावा इसके बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि उसको थ्रेटन इस तरीके से करती रहती हैं, और उसको वहाँ पर भी एक तरह का बैटलफील्ड खड़ा करना पड़ता है, वहाँ पर भी उसको जवाब देना पड़ता है। तो वैसे में हिंदुस्तान इकलौता मुल्क नहीं है, तो उसकी जो ताकतें हैं वो भी एक तरह से बटी हुई हैं, और उसका हमको पुरजोर तरीके से फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत है, और वैसा हो भी रहा है। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। और आज की हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। हमारा ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।